इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं इंटेस्टाइन। पीछे वाले वीडियो में इससे पहले जो पढ़ा चुके हैं देख लीजिएगा। इसमें हम स्टार्ट जो करते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन का हिंदी होता है आंत। मनुष्य की आंत को दो भाग में बांटा गया है, छोटी आंत और बड़ी आंत। मनुष्य के आंत को दो भाग में बांटा गया। मनुष्य के जो आंत को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया, छोटी आंत एवं बड़ी आंत। छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, दो भागों में बांटा गया है। शाकाहारी मतलब होते हैं, उसमें जो आंत की लंबाई होती है वो अधिक होती है। शाकाहारी कहने का मतलब है जो मीट मांस वगैरह नहीं खाते हैं, उसमें जो है मतलब आंत की लंबाई जो बड़ा होता है, जिससे भोजन अवशोषण है जो अतिरिक्त पृष्ठ क्षेत्र होता है वह मतलब अधिक मिल पाता है। किसमें? तो शाकाहारियों में, जो शाकाहारी होते हैं। पहले हम चलते हैं फर्स्ट में, छोटी आंत, जिसे कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट में चल रहे हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। आपसे पूछेगा कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहने का मतलब है कि यानी पूरी तरह से पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो छोटी आंत, क्योंकि यह लगभग 6 से 8 मीटर होता है। यानी छोटी आंत की लंबाई कितना होती है? आपसे पूछेगा कि छोटी आंत की लंबाई कितना है, तो 6 से 8 मीटर। जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? सबसे लंबा भाग तो छोटी आंत। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई कितना होती है? 6 से 8 मीटर। जबकि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 10 मीटर। 10 मीटर कहने का मतलब है, बता चुके हैं, 32 फीट। 32 फीट। अमाशय में पाचन क्रिया संपन्न होती है अमाशय में जब पाचन क्रिया संपन्न हो जाती है, इसके बाद जो भोजन होता है छोटी आंत में पहुंचता है। जब अमाशय में जो क्रिया होने मतलब पाचन की क्रिया संपन्न होने के बाद जब छोटी आंत में भोजन पहुंचती है, तो भोजन का पाचन तथा अवशोषण की क्रिया होती है। भोजन का पाचन तथा अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पाचन तथा अवशोषण की क्रिया कहाँ होती है? तो छोटी आंत में होती है। पूछेगा, आपसे बता चुके हैं कि आहार नाल की जो लंबाई होती है 10 मीटर होती है, जबकि छोटी आंत की लंबाई कितना होती है? 6 से 8 मीटर। पाचन संबंधित सबसे अधिक कार्य कौन करता है? तो छोटी आंत। यानी पाचन से संबंधित जितना भी सबसे अधिक जो कार्य करता है, कौन करता है? तो छोटी आंत हो जाएगा। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के कितना भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। आगे चलते हैं यकृत। वो छोटे आंत के तीनों भाग हम पढ़ेंगे आगे। अभी जस्ट यकृत, लीवर जो सबसे बड़ा पाचक ग्रंथि है। कौन? लीवर जो होता है पाचक, सबसे बड़ा पाचक ग्रंथि होता है। कौन? तो लीवर। इसका भार लगभग 1.5 kg का होता है। भार लीवर का कितना होता है? 1.5 kg का। लीवर का भार कितना kg का होता है? लगभग 1.5 kg का। ये अपने क्षतिग्रस्त हिस्से होते हैं उसको पुनर्निर्माण स्वयं कर लेती है। जबकि हम बता चुके हैं कि सबसे मतलब कि सेंट्रोसोम कहने का मतलब है कि सबसे जल्दी यानी कोशिका का विभाजन कौन करता है? तो यही लीवर करता है। और सबसे कम कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? तो ब्रेन में हो जाता है। सबसे कम कोशिका का विभाजन कहाँ होता है? ब्रेन में। यकृत में पित्त का निर्माण होता है। आपसे पूछेगा कि पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। लेकिन पित्त का जो जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। पित्त का निर्माण होता है लीवर में, लेकिन उसका जो स्टोर कौन करता है? तो पित्ताशय करता है। निर्माण करता है लीवर, स्टोर करता है पित्ताशय। याद रखिएगा, ये पूछता है। इसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकर जमा हो जाता है। जो यकृत के द्वारा बनाया जाता है, यानी बताएं कि पित्त जो है यकृत बनाता है, लेकिन जो जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में आकर जमा हो जाता है। क्या चीज़? तो पित्त। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है। पित्ताशय में पित्त का निर्माण नहीं होता है, लेकिन पित्त आकर जो है ना जमा हो जाता है। किसमें? तो पित्ताशय में। पित्ताशय में पित्त आकर जमा हो जाता है। इसमें पित्त का निर्माण नहीं होता है, लेकिन पित्त आकर जमा हो जाता है। पित्ताशय यकृत के ठीक नीचे रहता है। पित्ताशय कहाँ रहता है? तो यकृत के जस्ट नीचे। पित्ताशय कहाँ रहता है? यकृत के जस्ट नीचे। फिगर के माध्यम से बताएंगे। पित्ताशय कहाँ रहता है? यकृत के जो है ना, यानी
नीचे रहता है। क्या चीज़? पित्ताशय। यहाँ देखिए यकृत है, यकृत है, यकृत के जस्ट नीचे जो पाया जाता है यहीं पर यानी पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय में ही जो स्टोन पथरी जिसे कहते हैं स्टोन यानी हो जाता है किसमें? तो पित्ताशय में ही स्टोन हो जाता है। चल रहे थे पित्ताशय में। पित्ताशय में स्टोन का निर्माण तो जो ठीक नहीं हो सकता है। जब स्टोन का निर्माण होता है यानी जिसे कहते हैं पथरी हो गया, यानी किसी में जब पथरी हो जाता है तो उसी को आ जाता है स्टोन। इसलिए पूरा पित्ताशय को जब स्टोन हो जाता है ना तो उसी जो ऑपरेशन के थ्रू पूरा पित्ताशय को काट कर निकालना पड़ता है। कितना? तो पूरा पित्ताशय को काट कर यानी निकालना पड़ता है। या फिर इसे अल्ट्रासोनिक यानी अब तो आ गया अल्ट्रासोनिक जिसे विकिरण द्वारा यानी बिना शल्य क्रिया के द्वारा। बिना शल्य क्रिया कहने का मतलब है कि बिना मतलब बिना ऑपरेशन के पित्ताशय पथरी को जो है गला देता है। कौन? तो अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव। इसी गलाने की क्रिया को क्या चीज़ कहा जाता है? तो लिथोट्रिप्सी। जो अल्ट्रासोनिक विकिरण जो होता है वह पित्ताशय में की जो पित्ताशय में जो पथरी पाया जाता है उसको गला देता है। कौन? तो अल्ट्रासोनिक वेव। इसी क्रिया को कहा जाता है लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी। इसी क्रिया को क्या चीज़ कहा जाता है? तो लिथोट्रिप्सी। पित्त एंजाइम ना होते हुए भी पाचन में सहायक होता है। पित्त एंजाइम ना होते हुए भी ये पाचन की क्रिया करता है। कौन? तो पित्त जो है एंजाइम ना रहते हुए भी ये पाचन की क्रिया करता है। पूछेगा कि इनमें से कौन सा एंजाइम नहीं है तो आपके हो जाएगा पित्त, क्योंकि उसमें 4 गो ऑप्शन दे देगा, उनमें से दे देगा एगो पित्त। उनमें से 4 गो एंजाइम ना होते हुए भी उनमें 3 गो एंजाइम दे देगा, एगो दे देगा पित्त। तो इसका आंसर हो जाएगा पित्त। पित्त जो है एंजाइम ना रहते हुए भी ये पाचन का क्रिया करता है। कौन? तो पित्त। पित्त रस गाढ़ा हल्के पीले रंग का होता है। पित्त का कलर कैसा होता है? गाढ़ा हल्के पीले रंग का। पित्त का जो कलर होता है वह गाढ़ा हल्के पीले रंग का। किसका? तो पित्त का। पित्त का जो कलर होता है वह कैसा होता है? गाढ़ा हल्के पीले रंग का। पित्त का जो रंग होता है वह कैसा होता है? गाढ़ा हल्के पीले रंग का। कलर इसका होता है गाढ़ा हल्के पीले रंग का। मनुष्य में प्रतिदिन लगभग 600 मिली यानी पित्त का स्राव होता है। मनुष्य में कितना पित्त का स्राव होता है? तो 600 मिली पित्त का स्राव होता है। किसमें? मनुष्य में। पूछेगा कि पित्त का स्राव कितना होता है मनुष्य में? तो 600 मिली। पित्त का जो कलर होता है वह कैसा होता है? तो हल्का पीला कलर का होता है। कौन? तो पित्त। पित्त का कलर कैसा होता है? हल्का पीला रंग। पित्त भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। जब भोजन यह जो है ना भोजन यानी भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है। कौन? तो पित्त। क्योंकि जब भोजन उसी के माध्यम से आता है तो यानी जब भोजन पहुंचता है तो पित्त जो है ना भोजन पर छिड़क देता है, तो जिसके कारण भोजन कैसा हो जाता है? तो क्षारीय हो जाता है। क्योंकि पित्त जो होता है ना कैसा होता है? क्षारीय। पित्त कैसा होता है? क्षारीय। पित्त का पीएच मान लगभग 7.8 से 8.5 तक होता है। 7.8 से 8.5 की का पित्त का पीएच मान। पित्त रस में कोई भी जो पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पित्त रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, फिर भी यह पाचक की तरह कार्य करता है। कौन? तो पित्ताशय यानी पित्तरस। पित्तरस किस में पाया जाता है? पूछेगा तो पित्ताशय में। पित्तरस इस पित्ताशय को ही कहा जाता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर किसको कहा जाता है? तो पित्ताशय को। पित्तरस में पित्त वर्णक जैसे बिलिरुबिन, बिलिरुबिन आदि पाए जाते हैं। पित्त जो रस में पित्त वर्णक बॉइल पिगमेंट जैसे बिलिरुबिन, बिलिरुबिन आदि पाए जाते हैं। किसमें? पित्त रस में यानी कि पित्त वर्णक जैसे बिलिरुबिन, बिलिरुबिन आदि पाए जाते हैं। किसमें? तो पित्त में। पित्त रस में बिलिरुबिन, बिलिरुबिन किस में पाए जाते हैं? तो पित्त में। पित्त वर्णक के रूप में कौन पाए जाते हैं? तो बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। पित्त रस में उपस्थित 2 लवक होता है, सोडियम ग्लाइकोलेट। पित्त रस में उपस्थित कितना लवक होता है? तो 2 लवक। पहला हो जाएगा सोडियम ग्लाइकोलेट तथा सोडियम टोरोकोलेट। सोडियम टोरोकोलेट। भोजन में उपस्थित वसा को भोजन में उपस्थित जो कायम जैसे कायम के रूप में, जब भोजन कब आता है कायम के रूप में? जब छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है तो कायम के रूप में रहता है। वहीं पे भोजन उपस्थित वसा को जल के आगे हम पढ़ेंगे कायम के रूप में कब रहता है, उसको भी आगे अच्छा देखेंगे। हम बोल रहे थे कि वसा को जल के साथ मिलाकर छोटी बिंदु में तोड़ देना, यानी छोटे छोटे में तोड़ देना। वसा को जल में घुलाकर छोटे छोटे
यानी जो टुकड़े में तोड़ देता है, इसी क्रिया को पाइसीकरण कहा जाता है। इसी क्रिया को इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण क्रिया कहा जाता है, जब छोटे छोटे भागों में तोड़ दिया जाता है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो ADE इसका ट्रिक होता है वो KEDA यानी वसा में घुलनशील कौन कौन होता है? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन A। इसमें क्या चीज़ ट्रिक होता है? KEDA। यह किसमें वसा में घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील कौन कौन विटामिन होता है? 4 गो। KEDA पित्तरस का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अवशोषण में भी पित्तरस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? तो KEDA वसा में घुलनशील या किसी यानी वसा में जो घुलनशील विटामिन रहता है KEDA। यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में किसका पाचन नहीं होगा? यदि किसी व्यक्ति में हम पित्ताशय को निकाल देंगे तो उसमें किसका पाचन नहीं होगा? तो वसा का पाचन नहीं होगा। ये जो पित्ताशय का, जब इसी में गॉल ब्लैडर यानी इसी को कहा जाता है गॉल ब्लैडर, इसी में जब आपका स्टोन हो जाता है, स्टोन लीवर के नीचे जस्ट लटका हुआ भाग रहता है, लीवर के नीचे जस्ट लटका हुआ भाग रहता है। क्या चीज़? तो पित्ताशय। इसी में यानी स्टोन भाग रहा यानी स्टोन इसी में पाया जाता है, पित्ताशय में। ये जब पित्ताशय काट कर निकाल दीजिएगा तो इसमें जो है ना वसा का पाचन ये नहीं कर पाता है। शरीर में जो वसा का पाचन नहीं कर पाता, अगर जो पित्ताशय को काट कर निकाल देने पर वसा का पाचन नहीं होगा अच्छा से। इसमें हम चलेंगे छोटी आंत में, तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। यहाँ पे लीवर के जस्ट नीचे पित्ताशय पाया जाता है और यहीं पे अग्नाशय पाया जाता है, अग्नाशय। उसके बाद फिर छोटी आंत आ जाता है। छोटी आंत के 3 भाग हो जाते हैं। पहला ड्यूडेनम, इसी को कहा जाता है ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम सबसे पहले आ जाएगा, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम भाग में भिलाई पाया जाता है। भिलाई क्या चीज़ करता है कि भिलाई का काम होता है कि जो भोजन में जो प्रोटीन मतलब इसको भोजन को अवशोषण करने का काम कौन करता है? तो भिलाई करता है। भिलाई कहाँ पाया जाता है? तो इलियम में पाया जाता है। पहला में हम चलेंगे ड्यूडेनम। ड्यूडेनम का क्या चीज़ है? ड्यूडेनम यू आकार की भांति रचना पाई जाती है। कौन? तो ड्यूडेनम का आकार कैसे होता है? यू आकार का, क्योंकि इस टाइप में रहता है ड्यूडेनम, इस टाइप में छोटे हाथ से बटा हुआ रहता है ड्यूडेनम, यू आकार की। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? पूछेगा आपसे कि अमाशय के बाद भोजन ग्रसनी में जाता है। ग्रहणी कहने का मतलब है ड्यूडेनम, इसी को कहा जाता है ड्यूडेनम। अमाशय के बाद भोजन यानी ग्रहणी में आता है, जहाँ पित्त मिलती है। ग्रहणी में यहीं पर जब भोजन यहाँ पे आता है, ड्यूडेनम में आता है, यानी कहने का मतलब है ड्यूडेनम में जब भोजन आता है तो यहीं पर पित्त मिलती है। पित्त यहीं पर स्रावित करता है और यहीं पर यह भोजन को क्षारीय बना देता है। भोजन को क्षारीय बना देने के बाद ये आगे भोजन जा पाता है। चलिए, ग्रहणी में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। ड्यूडेनम में ग्रहणी इसी को कहा जाता है ड्यूडेनम में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। किसमें? तो ड्यूडेनम में। बल्कि इसमें 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। किससे? ड्यूडेनम से 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। पहला हो जाता है आपको कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरा हो जाता है सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन, दूसरा सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या चीज़ करता है कि यह कोलेसिस्टोकाइनिन कहाँ से निकलता है? पूछेगा कि पित्ताशय के, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पित्ताशय के पित्त निकालने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो आपको हो जाएगा कोलेसिस्टोकाइनिन, क्योंकि इसमें यानी पित्ताशय में पाया जाता है। कौन? तो कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन किस में पाया जाता है? तो ड्यूडेनम में पाया जाता है। लेकिन ये किसको यानी पित्त निकालने के लिए स्रावित करता है? तो आपको हो जाएगा पित्ताशय से। किससे? तो पित्ताशय से। कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय के पित्त निकालने या स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। बोले थे आपको कि पित्ताशय से पित्त निकालने के लिए कौन सा उत्तेजित करता है? तो कोलेसिस्टोकाइनिन, ताकि भोजन क्षारीय हो सके। यही जो है कोलेसिस्टोकाइनिन उत्तेजित करता है पित्ताशय को पित्त निकालने के लिए। पित्त निकालता है तो भोजन क्षारीय माध्यम में जाता है।
अगला चलता है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन जो अग्नाशय रस, सिक्रेटिन किसको यानी उत्तेजित करता है, तो अग्नाशय रस को उत्तेजित करता है। कौन, तो सिक्रेटिन। ये जो हार्मोन है, ये क्या चीज़ है, सिक्रेटिन हार्मोन है। आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि अग्नाशय रस को स्रावित करने के लिए कौन उत्तेजित करता है, यानी अग्नाशय रस को जो स्रावित करने के लिए कौन उत्तेजित करता है, तो सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में सिक्रेटिन हार्मोन पाया जाता है। सिक्रेटिन हार्मोन ही होता है जो अग्नाशय रस को उत्तेजित करता है स्रावित करने के लिए, ताकि भोजन सरलता से पचे। अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इसका ट्रिक होता है LAT, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। अग्नाशय रस से कितना प्रकार के एंजाइम निकलता है, 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है। आपसे पूछेगा कि अग्नाशय से कितना प्रकार के एंजाइम निकलता है, तो 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है। इन 3 को समूह के रूप में पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। इसी को कहा जाता है पाचक रस, क्योंकि ये भी पचाने का काम करता है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। और आपसे पूछेगा कि छोटी आंत का कितना भाग होता है, छोटी आंत का 3 भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम में कौन सा हार्मोन रहता है, जो पित्ताशय को स्रावित करता है, तो कोलेसिस्टोकाइनिन। और अग्नाशय को कौन उत्तेजित करता है, तो कौन हो जाएगा, सिक्रेटिन हार्मोन जो अग्नाशय को उत्तेजित करता है, ताकि यानी अग्नाशय को बोलता है कि तुम रस निकालो। कौन बोलता है, तो सिक्रेटिन नामक हार्मोन बोलता है। अगला चलते हैं। अग्नाशय का कितना भाग था, 3 भाग था, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। अग्नाशय का 3 भाग, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन का कार्य क्या चीज़ रहता है कि ट्रिप्सिन जो प्रोटीन पाया जाता है ना, उसको पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। कौन, तो ट्रिप्सिन। आपसे पूछेगा कि प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में कौन बदलता है, तो ट्रिप्सिन। प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में कौन सा एंजाइम यानी कि बदलता है, कौन सा एंजाइम काम करता है, तो ट्रिप्सिन। प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलने का कौन सा एंजाइम काम करता है, तो ट्रिप्सिन। और आपसे ये भी पूछेगा कि स्टार्च को शर्करा में कौन सा यानी एंजाइम तोड़ता है, तो एमाइलेज का क्या चीज़ काम है, तो स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम है। एमाइलेज का क्या चीज़ काम है, तो स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। कौन, एमाइलेज। लाइपेज। अगला चलते हैं लाइपेज जो होता है वह इमल्सिफिकेशन, वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल तथा बसीय अम्ल में बदल देता है। कौन, तो लाइपेज का काम क्या चीज़ है, ये अच्छा जानिएगा। लाइपेज इमल्सिफिकेशन किसे कहा जाता है, इमल्सिफिकेशन उसे कहा जाता है जो कि 2 भागों में तोड़ने का काम करता है। कौन, इमल्सिफिकेशन। उसी को कहा जाता है कि इमल्सिफिकेशन क्रिया उसी को कहा जाता है। यानी कि ये जो वसा जो होता है, वसा को 2 भागों में तोड़ देता है। पहला ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल। वसा को 2 भागों में कौन तोड़ता है, तो लाइपेज। वसा को यानी कितने भागों में तोड़ते हैं, तो 2 भाग में। कौन कौन, तो ग्लिसरॉल और बसीय अम्ल में तोड़ देते हैं। कौन, तो लाइपेज। चलते हैं। अग्नाशय में 3 प्रकार के ट्रिक बता चुके हैं, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। यही पूर्ण पाचन रस होता है। यही जो पाचक करने का क्रिया करता है, पूर्ण पाचक रस, इसी को कहा जाता है LAT को। अगला पहला हमारा ड्यूडेनम खत्म हो गया, जीवजनम। अगला ड्यूडेनम खत्म हो चुका है। अब चलेंगे जेजुनम में, क्योंकि छोटी आंत का कितना भाग था, 3 भाग था, 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अगला चलेंगे जेजुनम में। जेजुनम का कोई कार्य नहीं होता है, जेजुनम में पाचन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें पाचन की क्रिया जेजुनम में नहीं होती। ग्रहणी के बाद यानी ड्यूडेनम के बाद जो भोजन आता है, कहाँ आता है, तो जेजुनम में। ग्रहणी के बाद जो भोजन आता है जेजुनम में। जेजुनम के बाद जो जाता है भोजन कहाँ जाता है, इलियम में। जेजुनम के बाद भोजन कहाँ जाता है, इलियम में। छोटी आंत का अंतिम भाग कौन होता है, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के कितना भाग होता है, 3 भाग। पहला यानी ड्यूडेनम,
ड्यूडेनम से दो प्रकार के हार्मोन निकलता था, कोलेसिस्टोकाइनिन एगो सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन किसको उत्तेजित करता था कि तुम कोलेसिस्टोकाइनिन किसको उत्तेजित करता था? कोलेसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को उत्तेजित करता था। और सिक्रेटिन किसको उत्तेजित करता था? सिक्रेटिन अग्नाशयी रस को उत्तेजित करता था। इलियम, छोटी आंत का अंतिम भाग क्या चीज कहलाता है? इलियम। भोजन का पाचन तथा अवशोषण कहाँ होता है? इलियम में ही। इलियम में ही भोजन का पाचन तथा अवशोषण होता है। किस कहाँ? तो इलियम में। यहाँ से कई प्रकार के आतरस निकलता है, कई प्रकार से। इन सभी आतरसों को चक्कस इंट्रिकस कहा जाता है। जो यानी इलियम में जो कई प्रकार के जो आतरस निकलता है उसी को कहा जाता है चक्कस इंट्रिकस। उसको क्या चीज कहा जाता है? चक्कस इंट्रिकस। पहला जो एंजाइम इसमें जो आपके इसमें निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं, किसमें? तो इलियम में। पहला इरप्सिन लाइपेज पहला हो जाएगा। इरप्सिन को पढ़ते हैं। अच्छा, प्रोटीन के पचाता है कौन? इरप्सिन। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो इरप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल देता है। और प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? तो ट्रिप्सिन। प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? ट्रिप्सिन। इस तरह से आप याद रखिए कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? तो ट्रिप्सिन। लेकिन ये पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? तो इरप्सिन। पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? तो इरप्सिन हो जाएगा। आगे चलते हैं। लाइपेज ये वसा का पाचन करता है। लाइपेज क्या चीज करता है? वसा का पाचन करता है। वसा को ग्लिसरॉल तथा बसी यानी बता चुके हैं कि वसा को पाचन करता है। वसा को ग्लिसरॉल तथा बसीय अम्ल में तोड़ देता है। इसी को कहा जाता है इमल्सिफिकेशन, पायसीकरण। इसी को कहा जाता है पायसीकरण। जब वसा को ग्लिसरॉल तथा बसीय अम्ल में तोड़ देता है इसी को कहा जाता है यानी पायसीकरण। लाइपेज क्या चीज करता है? वसा को ग्लिसरॉल तथा बसीय अम्ल में तोड़ने का काम करता है। कौन? तो लाइपेज। अगला, माल्टेज का क्या काम है? यह माल्टोज को पचाता है। माल्टोज को पचाता है। सुक्रोज को पचाता है। सुक्रोज को पचाता है। ये सब सिंपल याद रख लीजिएगा। लैक्टोज को पचाता है। लैक्टेज जो है लैक्टोज को पचाने का काम करता है। छोटी आंत का अंतिम भाग क्या चीज़ कहलाता है? इलियम। छोटी आंत का अंतिम भाग क्या चीज़ होता है? इलियम। क्योंकि छोटी आंत का 3 भाग होता है, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो छोटी आंत का अंतिम भाग क्या चीज़ हो गया? इलियम। इलियम में एक अंगुली जैसी रचना पाई जाएगी जिसे बिलाई कहते हैं, जो कि फिगर के माध्यम से समझा चुके हैं कि इलियम में यानी कांटे जैसी संरचना पाई जाती है, यानी अंगुली जैसी संरचना इस तरह से पाई जाती है। उसी को कहा जाता है बिलाई। उसी को क्या चीज़ कहा जाता है? तो बिलाई। बिलाई का क्या चीज़ काम रहता है कि यह चूसने का काम करता है, अवशोषण करता है। भोजन में जो मतलब भोजन में जो रहता है प्रोटीन वगैरह उसको चूसने का कौन काम करता है? तो बिलाई। भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता है। जब ये छोटी आंत में जाएगा तो ये एंजाइम को पतला कर देता है, जिससे पाचन नहीं हो पाता है, जिससे पाचन जो है अच्छा से नहीं हो पाता है। इसलिए भोजन करने के तुरंत समय के बाद हमें नींद आने लगती है। इसी कारण से जब भोजन करते हैं उसके तुरंत बाद अगर हम पानी पी लेते हैं तो इसी कारण से नींद आने लगता है, क्योंकि यह भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश जो रक्त होता है यानी ब्लड जो होता है वो अमाशय की मांसपेशियों में चला जाता है। कहने का मतलब है कि जो भोजन जब आप करते हैं तो भोजन करने के बाद जो उसमें जो मतलब भोजन करने के बाद जो पचाने में शरीर को जो ऊर्जा चाहिए वो सारी किस में चला जाता है? पचाने में चला जाता है। इसी कारण से नींद आने लगती है। और खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। लगभग आधा घंटा के बाद पानी पीजिए तो नींद नहीं आएगा उतना। भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त अमाशय यानी मांसपेशियों में चला जाता है। मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है जिसके कारण नींद आने लगती है। अभी तुरंत बताएं। छोटी आंत से भोजन निकलती है तो वह किस रूप में रहती है? तो काइल के रूप में रहती है। छोटी आंत से जब भोजन निकलती है तो वह काइल के रूप ले लेता है। छोटी आंत से जब भोजन निकलेगी, छोटी आंत का लास्ट पर क्या चीज़ था? इलियम। इलियम से जब भोजन निकलेगा तो वह काइल का रूप ले लेगा और बड़ी आंत में प्रवेश करेगा।
अब भोजन कहाँ आ गया, बड़ी आंत में। अब भोजन बड़ी आंत में आ गया। अब चलते हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत जो है छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। अधिक चौड़ी होती है किससे, छोटी आंत की तुलना में, किंतु लंबाई में छोटी होती है। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता, यह जल का अवशोषण करते हैं। कौन, तो बड़ी आंत। ये पूछता है बीबीआई ये पूछेगा कि आपसे कि जल का अवशोषण कौन करता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उसमें से बड़ी आंत दे देगा। तो भोजन का अवशोषण कौन करता है, तो बड़ी आंत। भोजन का अवशोषण कौन करता है, तो बड़ी आंत। भोजन का पाचन नहीं करता है बल्कि यानी जल का अवशोषण करता है। भोजन में जो जल रहता है ना, उसको अवशोषण कौन करता है, तो बड़ी आंत करता है। इसमें ये भी पूछता है बहुत बीबीआई, इसमें पूछेगा कि विटामिन बी का भी निर्माण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन, इसी को कहा जाता है बड़ी आंत। भोजन यानी विटामिन बी का निर्माण कहाँ होता है, तो बड़ी आंत में। और क्या बड़ी आंत में भोजन का पाचन होता है, तो नहीं, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है बल्कि जल का अवशोषण सिर्फ होता है। बड़ी आंत 3 भागों में बांटा गया, सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम। बड़ी आंत को कितना भागों में बांटा गया, 3 भागों में, सीकम, कोलोन, रेक्टम। और छोटी आंत को भी कितना भागों में बांटा गया था, 3 भागों में, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांटा गया है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। बड़ी आंत को कितना भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, सीकम, कोलोन, रेक्टम। छोटी आंत के बाद भोजन जो सीकम में प्रवेश करता है। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ आता है, तो सीकम में। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ आता है, तो सीकम में। सीकम में। जो छोटी आंत के भोजन जब बड़ी आंत में रहता है तो उस समय भोजन किस रूप में रहता है, तो काइल के रूप में रहता है। काइल के रूप में। ये पूछता है कि जब छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में आता है तो उस समय भोजन किस स्थिति में रहता है, तो काइल की स्थिति में रहता है, यानी उसी को कहा जाता है काइल। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन, रेक्टम। छोटी आंत के बाद जब भोजन आता है तो बड़ी आंत के सीकम में पहुंचता है। छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत के सीकम में पहुंचता है। आपसे पूछेगा कि छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत के कौन से भाग में पहुंचता है, तो सीकम में पहुंचता है। सीकम पेट में दाहिने ओर होता है। सीकम पेट में दाहिने ओर होता है, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। सीकम जो पेट के कौन सा भाग में होता है, दाहिने भाग में, जिसके नीचे अपेंडिक्स पाया जाता है। इसके नीचे क्या चीज़, अपेंडिक्स, इसी के नीचे पाया जाता है। यानी बड़ी आंत के नीचे जो अपेंडिक्स रहता है यानी अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स यह हमारे शरीर में एक अवशेषी अंग होता है। कौन, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है वह अवशेषी अंग होता है। आपसे पूछेगा कि हमारे यानी इनमें से कौन सा अवशेषी अंग है, अवशेषी अंग है, तो उसमें से 4 को ऑप्शन दे देगा, वो अपेंडिक्स दे देगा। तो कौन सी हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। अपेंडिक्स क्या चीज़ है, तो एक अवशेषी अंग है। यह ग्लूकोज को पचाता है। अपेंडिक्स किसको पचाता है, तो सेल्यूलोज को पचाने का काम करता है। सेल्यूलोज, क्योंकि ये जानवरों में एक मुख्य अंग होता है। अपेंडिक्स जो होता है जानवरों में एक मुख्य अंग होता है। सेल्यूलोज जिसे कहा जाता है, जैसे कि जानवर वगैरह जो खाते हैं, चाराहारी खाते हैं, चारा यानी जो घास वगैरह जो खाते हैं, घास भूसारी, तो उसी को पचाने में काम करता है। कौन, अपेंडिक्स। और हमारे शरीर में अपेंडिक्स मतलब अगर जो हम भोजन के जरिए अगर जो कुछ कोई मतलब सेल्यूलोज में यानी कोई उसको मतलब अन्य चीज़ अगर जो खा लेते हैं तो उसी को यानी अपेंडिक्स पचाता है। अपेंडिक्स पचाता है, यानी सेल्यूलोज को पचाने का काम कौन करता है, तो अपेंडिक्स। सेल्यूलोज को पचाने का कौन काम करता है, तो अपेंडिक्स हो जाएगा। अपेंडिक्स जो होता है यहीं पर पाया जाता है। बड़ी आंत है, बड़ी आंत सबसे पहला भाग कौन होता है, तो सबसे पहला भाग क्या चीज़ होता है, बड़ी आंत के कितना भाग, 3 भाग, यानी सीकम, कोलन, रेक्टम। बड़ी आंत के कितना भाग, 3 भाग, सीकम, कोलन, रेक्टम। यहीं पर अपेंडिक्स पाया जाता है। ये अपेंडिक्स क्या क्या चीज़ काम है, तो सेल्यूलोज को पचाना। सेल्यूलोज को पचाने का काम कौन करता है, सेल्यूलोज को जो है पचाने का काम कौन करता है, तो अपेंडिक्स करता है। सेल्यूलोज को पचाने का काम कौन करता है, अपेंडिक्स। जानवरों में अपेंडिक्स मुख्य अंग होता है। जानवरों में अपेंडिक्स जो होता है वो मुख्य अंग होता है, क्योंकि वह चारा वगैरह खाता है तो उसको पचाने में क्या चीज़, अपेंडिक्स काम करता है। वैसा अंग जो अवशेषी अंग, वैसे अंगों को अवशेषी अंग कहा जाता है, जो शरीर में तो होती है किंतु काम नहीं करता है, इसी को कहा जाता है अवशेषी अंग। शरीर में रहता है बट वो काम नहीं करती है। जैसे कि
जैसे कि हमारा हो गया छोटी आंत। छोटी आंत का क्या चीज़ काम होता है कि वो भोजन को पचाने का काम करता है। लेकिन ये अपेंडिक्स जो होता है ना, अपेंडिक्स अपसेचियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो उसका कोई काम नहीं रहता है। कभी काल जब भोजन करते हैं तो उसमें जो मतलब किसी विशिष्ट अगर जो अपशिष्ट चीज़ किसी खा लेते हैं तो उसी मतलब अपेंडिक्स में चला जाता है। जैसे थर्ड मतलब आपको हो गया अपसेसी अंग के अंतर्गत कौन कौन सा आ गया ये पूछता है। अपसेसी अंग के अंतर्गत अपेंडिक्स आ गया, थर्ड मोलर आ गया, प्रीमोलर आ गया, पिन्ना आ गया। थर्ड मोलर किसे कहा जाता है? दांत का जो लास्ट भाग होता है ना उसी को कहा जाता है थर्ड मोलर। आपको यानी तीर्थ में हम पढ़ाए हैं कि दांत का थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है क्योंकि मोलर की संख्या कितना होता है? 12। मोलर की संख्या 12, उनमें से थर्ड मोलर जो होता है नहीं पाया जाता है। प्रीमोलर भी यानी अपसेसी अंग के रूप में होता है। थर्ड मोलर किस में नहीं पाया जाता है? आपसे पूछेगा कि थर्ड मोलर किस में नहीं पाया जाता है, तो ये बच्चों में नहीं पाया जाता है। और ये प्रीमोलर जो होता है प्रीमोलर पूरा यानी प्रीमोलर की संख्या कितना होता है? तो 8। ये आठों जो है बच्चा में नहीं पाया जाता है, जबकि थर्ड मोलर यानी मोलर में से थर्ड मोलर बच्चा में नहीं पाया जाता है। पिन्ना कहने का मतलब है कान का जो अगर मतलब कान का जो बाहरी भाग हो जाता है उसी को कहा जाता है पिन्ना। और कान पल्ला भी उसी को कहता है। त्वचा के बाल भी अपसेसी अंग है। ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? तो अपसेसी अंग के अंतर्गत। पहला आ गया अपेंडिक्स, थर्ड मोलर, प्रीमोलर, पिन्ना, कान-पल्ला और त्वचा के बाल। आगे चलते हैं। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो उसे ऑपरेशन के द्वारा अपेंडिक्स को पूरा काट दिया जाता है। अपेंडिक्स को पूरी तरह से काट दिया जाता है, जिसके कारण सेल्यूलोज जब शरीर में हमारा कुछ अगर जो अपशिष्ट चीज़ खाएंगे तो सेल्यूलोज का यह पाचन नहीं कर पाएगा। सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाने के कारण उसमें बहुत मतलब थोड़ा मोड़ा कुछ हानि होता है, बट उतना भी हानि नहीं होता है। जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है तो अपेंडिक्स को ऑपरेशन के थ्रू पूरा काट दिया जाता है। किसको? तो अपेंडिक्स को। सीकम के बाद कोलोन। कहने का मतलब है कि जब कभी भोजन अपेंडिक्स में फंस जाता है, इसका मतलब है कि जब कभी काल यानी अपेंडिक्स में एकाक दाना भी अगर जो भोजन अपेंडिक्स में चला गया तो वह जो है ना वहाँ पाचन की क्रिया नहीं होगी। पाचन की क्रिया नहीं होने के कारण वहाँ पे जो है ना घाव का रूप ले लेगा। घाव का रूप लेने के कारण वहाँ पर फूल जाएगा, जिसके कारण ऑपरेशन के थ्रू से काट लिया जाता है। सीकम के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो कोलोन में, क्योंकि सीकम कोलोन रेक्टम बड़ी जात के 3 भाग होते हैं, सीकम कोलोन रेक्टम। और छोटी आंत के 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। जल का अवशोषण होता है। आपसे पूछेगा कि बड़ी आंत में कौन से भाग में जल का अवशोषण होता है? तो कोलोन। जल का अवशोषण बड़ी आंत के कौन सा भाग में होता है? तो कोलोन भाग में। जल का अवशोषण बड़ी आंत के कौन सा भाग में होता है? तो कोलन में। ये तो मतलब बड़ी आंत में तो जल का अवशोषण होता है, लेकिन बड़ी आंत में भी कौन सा? बड़ी आंत के 3 भाग होता है, सीकम, कोलोन, रेक्टम। तो उन तीनों में से किस में जल का अवशोषण होगा? तो कोलोन में होगा। कोलोन में जल का अवशोषण होगा। कोलोन में ही म्यूकस का निर्माण होता है। भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करता है म्यूकस। भोजन को चिपचिपा बनाने का कौन काम करता है? तो म्यूकस। आपसे पूछेगा कि भोजन को चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है? तो म्यूकस। पूछेगा कि आपको म्यूकस कहाँ पाया जाता है? बड़ी आंत के कौन से भाग में म्यूकस पाया जाता है? तो कोलोन में। कोलोन में म्यूकस पाया जाएगा। और ये यानी म्यूकस का काम क्या चीज़ है? भोजन का चिपचिपा बना देना। और ये म्यूकस का क्या चीज़ काम है? तो भोजन को चिपचिपा बना देना। और ये जल का अवशोषण भी करता है। कौन? जल का अवशोषण भी करेगा कौन? कोलोन। कोलोन म्यूकस का भी निर्माण करता है और जल का अवशोषण भी करता है। कौन? कोलोन। कोलोन किसका भाग है? बड़ी आंत के भाग है। बड़ी आंत के 3 भाग यानी बड़ी आंत के कितना भाग? 3 भाग। कौन कौन सा? सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम। बड़ी आंत के कितना भाग? 3 भाग। सीकम, कोलोन, रेक्टम। सीकम, कोलोन, रेक्टम। छोटी आंत के बाद भोजन किस में आता था? तो सीकम में आता था। सीकम में। और उसके बाद जब भोजन कोलोन में आता है तो भोजन को चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है? तो कोलोन।
कोलोन, भोजन को चिपचिपा बनाने का काम कौन करता है? कोलोन। कोलोन में भी एक यानी म्यूकस का निर्माण होता है। म्यूकस, कोलोन में म्यूकस का निर्माण होता है जो कि भोजन को चिपचिपा बनाता है। कौन? तो म्यूकस। और यही जल का अवशोषण कौन करता है? तो कोलोन। कोलोन भी जल का अवशोषण करता है। म्यूकस का निर्माण मलाशय में अपशिष्ट पदार्थों जमा रहता है। म्यूकस का जो निर्माण होता है रेक्टम, रेक्टम कहने का मतलब है मलाशय में अपशिष्ट पदार्थ जमा रहता है। मतलब जब भोजन पूरी तरह से पच कर आता है तो कहाँ जमा होता है? तो रेक्टम में। भोजन कहाँ जमा होता है? तो रेक्टम, मलाशय में, जिसे गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यहीं पर यानी रेक्टम पाया जाएगा। यहीं पर रेक्टम जमा, यहीं पर यानी अपशिष्ट यानी पदार्थ जमा रहता है। अपशिष्ट पदार्थ कहने का मतलब जब भोजन पूरी तरह से पच कर आता है तो यहीं पर जमा रहता है और इसी के रेक्टम के माध्यम से निकाल दिया जाता है। पाचन की क्रिया एक जल अपघटन की क्रिया है। आपसे पूछेगा कि पाचन की क्रिया एक कौन सी क्रिया है? तो एक जल अपघटन की क्रिया है। ये पूछता है कि पाचन की क्रिया कौन सी क्रिया है? तो जल अपघटन की क्रिया है। क्या चीज़? पाचन की क्रिया कौन सा क्रिया है? तो जल अपघटन की क्रिया। पाचन का संपूर्ण 5 अवस्थाएं होती है। पाचन के कितना अवस्थाएं होती है? तो 5 अवस्थाएं होती है। पहला हमारा आ गया इंजेक्शन। भोजन को निगलने की क्रिया को क्या चीज़ कहा जाता है? इंजेक्शन। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट ये याद रख लीजिए। भोजन को निगलने का कार्य कौन करता है? तो इंजेक्शन यानी अंतर्ग्रहण। पाचन, ये तो आप जानते हैं छोटे छोटे तरल पदार्थों में यानी टोड़ना क्या चीज़ कहलाता है? पाचन। अवशोषण, पचे हुए पदार्थों को कोशिकाओं जब सोख लेती है तो उसी को कहा जाता है अवशोषण। जब कोई पचा हुआ पदार्थ रहता है पचे हुए पदार्थों को जब यानी कोशिकाओं जब सोख लेती है, पचे हुए पदार्थों को जब कोशिकाएं सोख लेती है तो उसे कहा जाता है अवशोषण। अब क्योंकि अवशोषण से ही पता चल रहा है कि अवशोषण यानी वहाँ पे अवशोषण होगा यानी कोशिका शोषेगा। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। जब पचे हुए भोज्य पदार्थ उससे जब हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो उसी की कहा जाता है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। जब पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को कहा जाता है एसिमिलेशन। अगला हमारा आ गया मल त्यागी। पाचन के बाद पचे हुए जो अपशिष्ट पदार्थ हो रहता है उसको यानी ये कहाँ जमा रहता है? तो मलाशय में जमा रहता है, मलाशय में। बट इसको निकालने की क्रिया को ही कहा जाता है मल त्यागी। जब इसको हम बाहर निकालते हैं तो उसी को कहा जाता है मल त्यागी। मल का पीला रंग किसके कारण होता है? तो एस्टरकोबिलिन के कारण, या इसी को कहा जाता है यूरोबिलिन। इसे याद रखिए, यूरोबिलिन के कारण मल का जो पीला रंग होता है यानी उस किसके कारण होता है? तो एस्टरकोबिलिन के कारण या यूरोबिलिन के कारण। अच्छा, यूरोबिलिन ज़्यादा उपयोग होता है बट ये भी याद रख लीजिएगा एस्टरकोबिलिन। मल का जो पीला रंग किसके कारण होता है? तो एस्टरकोबिलिन और यूरोबिलिन के कारण। मल का पीला रंग किसके कारण होता है? तो एस्टरकोबिलिन और यूरोबिलिन के कारण। मल की जो बदबू आती है वह किसके कारण आती है? तो इंडोल और एस्केटोल नामक पदार्थ के कारण। मल का जो बदबू आता है वह किसके कारण आता है? तो इंडोलो एस्केटोल के नामक पदार्थ के कारण। मल की जो बदबू आती है वह किसके कारण आती है? तो इंडोल और एस्केटोल। ये पूछता है कि मल की बदबू किसके कारण आती है? तो इंडोल तथा एस्केटोल के कारण। इंडोल तथा एस्केटोल के कारण। मल की जो बदबू आती है वह किसके कारण आती है? तो इंडोल तथा एस्केटोल के कारण। मल की बदबू किसके कारण आती है? तो इंडोल तथा एस्केटोल के नामक पदार्थ के कारण। मल की बदबू किसके कारण आती है? तो इंडोल तथा एस्केटोल के कारण। अवशोषण के पश्चात सभी भोज्य पदार्थ यकृत निर्वाहिका शिरा द्वारा यकृत में पहुँचते। कहने का मतलब है कि जब अवशोषण जब कर लेता है, अवशोषण के बाद जो लेग जाता है, कहाँ लेग जाता है? तो यकृत में लेग जाता है। जब भोजन से जब हम अवशोषण प्राप्त करते हैं वो अवशोषण के बाद वो जो अवशोषण हुआ वो कहाँ लेग जाता है? तो यकृत में लग जाता है, जहाँ उपापचय की क्रिया संपन्न होती है। यकृत में कौन सी क्रिया होती है? तो उपापचयन की क्रिया। आपसे पूछेगा कि यकृत में कौन सी क्रिया होती है? तो उपापचय की क्रिया। यकृत में कौन सी क्रिया होती है? तो उपापचय की क्रिया। यकृत में कौन सी क्रिया होती है? तो उपापचय की क्रिया। आपसे पूछेगा कि भोजन अवशोषण के पश्चात सभी जो पोषक पदार्थ होते हैं वो कहाँ जाते हैं? तो यकृत में पहुँच जाता है। भोजन से अवशोषण यानी भोजन से जो अवशोषण होता है, जो उससे भोजन से जब हम उससे जो मेन पदार्थ आते हैं उससे जब निकालते हैं, अवशोषण करते हैं। अवशोषण कहाँ होता है? तो छोटी आंत में कहाँ? तो इलियम में। इलियम में किसके द्वारा? तो बिलाई के द्वारा। बिलाई
विली जिसे कहते हैं। अवशोषण के पश्चात सभी जो पोषक पदार्थ यकृत निर्वाहिका सिर द्वारा कहाँ जाता है, तो यकृत द्वारा जाता है, यकृत में पहुँचता है। यकृत में, यकृत के नीचे कौन रहता है, पित्ताशय। यकृत के नीचे कौन आता है, पित्ताशय। पित्त निर्माण कौन करता है, तो यकृत करता है, बट जमा कहाँ होता है, तो पित्ताशय में जमा होता है। क्या चीज़, पित्त। अवशोषक पदार्थ शारीरिक पदार्थों में परिवर्तन कर देता है। अवशोषक पदार्थ कहने का मतलब है जो भोजन से हम अवशोषण किए हैं, जो उससे जो मेन पदार्थ है उसको जब अवशोषण किए हैं, उसके अवशोषण करने के बाद यकृत जो है ना शारीरिक पदार्थों में परिवर्तन कर देता है। मतलब शरीर में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है वहाँ वहाँ भेज देता है। कौन, तो यकृत। इसी को क्रिया को कहा जाता है स्वांगीकरण। इसी क्रिया को कहा जाता है स्वांगीकरण। कहने का मतलब है कि जो अवशोषण करता है, अवशोषण करने के बाद यानी जो उसमें जो अवशोषण करने के पश्चात जो पोषक पदार्थ रहता है वो कहाँ भेजता है, तो यकृत में। यकृत में भेजने के पश्चात ये यकृत जो है ना शारीरिक यानी जहाँ जहाँ शरीर में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा यकृत वहाँ वहाँ भेज देगा। क्या चीज़, तो ये पोषक पदार्थों को। इसी क्रिया को कहा जाता है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। शारीरिक पदार्थों में परिवर्तन कर देता है। क्या चीज़, अवशोषण के बाद जो है ना यकृत शारीरिक पदार्थों में परिवर्तन कर देता है। चलते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। आगे के क्लास में हम इसका पूरा निचोड़ देखेंगे। मात्र एक वीडियो में पूरा निचोड़ फिगर के माध्यम से हम समझाएंगे। पूरा दम से फिगर के माध्यम से हम इसको समझाएंगे, किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम को। ये सिर्फ ये पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर अगला जब वीडियो बनाएंगे तो वो भी पढ़ लीजिएगा वो, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें हम फिगर के माध्यम से समझाएंगे तो इससे भी अच्छा से समझ में आएगा। चलते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत।